हेलो दोस्तों, आज के दिन हम समझेंगे जीएसटी या 3B रिटर्न के बारे में। किन लोगों को फाइल करना ज़रूरी है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो मंथली फाइल करेंगे, जो क्वार्टरली फाइल करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइल्स करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस रिटर्न को फाइल करते समय, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसको जीएसटी पोर्टल पे कैसे फाइल किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी या 3B रिटर्न होता क्या है। तो जीएसटी या 3B रिटर्न एक समरी रिटर्न है। मैंने अपने पहले के वीडियोस में जैसे डिस्कस किया था कि सभी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस को कुछ रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज को रिपोर्ट करना होता है जीएसटी या 1 रिटर्न के अंदर, या आईएफएफ अगर वो क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो। और आपको उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका अमेंडमेंट जीएसटी या 1A रिटर्न के थ्रू करना होता है उसी मंथ में 3B फाइल करने से पहले। फिर भी छूट जाता है तो आप सब्सिक्वेंट मंथ के रिटर्न्स के अंदर अपने आउटवर्ड सप्लाईज को अमेंड कर सकते हो। तो आउटवर्ड सप्लाईज तो आपने जीएसटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिए। अब बात आती है कि टैक्स कैसे डिपॉजिट होगा। टैक्स डिपॉजिट होगा इस रिटर्न के थ्रू जो एक समरी रिटर्न कहलाता है। जैसे ही आप अपना जीएसटी या 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट करते हो 11 तारीख को या 13 तारीख को, उसके बाद आपके जीएस जब आपने रिपोर्ट किया तो आपका जो भी रिसीवर होता है, सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर, उसके जीएसटी या 2B के अंदर वो चीज रिपोर्ट होने लगती है और वो 14 तारीख को अपने 2B को जब डाउनलोड करेगा तो उसमें वो सप्लाईज उसको रिफ्लेक्ट करने लगेंगी जो उसके लिए इनवर्ड सप्लाई है, आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है। सिमिलरली आपने भी अगर कोई परचेजिंग करी होगी तो 14 तारीख को आप अपने जीएसटी या 2B के अंदर देख सकते हो कि आपकी इनवर्ड सप्लाईज क्या है। मतलब अगर आप इस सब चीजों को लिंक करें तो आप सबसे पहले अपने आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न डालते हो जीएसटी या 1 रिटर्न में। देन अगर कोई गलती हो जाती है तो 1A में उसको अमेंड कर सकते हो। अदरवाइज अब 14 तारीख को देख सकते हो आपने क्या क्या परचेजेस करी थी उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर या क्वार्टर के अंदर। वो आप एक बार डाउनलोड कर लोगे तब अपनी बुक्स से उसको रिकंसाइल कर सकते हो। बीच में कॉन्सेप्ट और आया था आईएमएस वाला। अगर आप एक एक इनवॉइस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मिला के रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपका 2B सिस्टम जनरेटेड ना होके आपका सेल्फ जनरेटेड हो, तो आप उस पोर्टल का यूज करें, एक एक इनवॉइस को चेक करें कि वो इनवॉइस आपसे रिलेटेड है या नहीं है, तभी उसको एक्सेप्ट करें या पेंडिंग छोड़ दें या रिजेक्ट करें। ये करने के बाद वो इनवॉइसेस आपके जीएसटी या 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगेंगी जब आप उसको जेनरेट करेंगे, यानी कि सेल्फ जनरेटेड जीएसटी या 2B। तो अब आपके पास दो डेटा आ गए, एक तो आपके आउटवर्ड सप्लाईज का जो आपने सेल्स करी थी, दूसरा डेटा आपके पास आ जाएगा जीएसटी या 2B जो आपने जनरेट किया है आईएमएस पोर्टल से। अब आ जाती है 20 तारीख। 20 तारीख को आपको जीएसटी या 3B रिटर्न डालना होता है फॉर मंथली फाइलर्स, और 22 तारीख या 24 तारीख डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्वार्टरली फाइलर्स के लिए ड्यू डेट होती है जीएसटी या 3B की। तो इस रिटर्न के अंदर आपको क्या करना होता है, आउटवर्ड सप्लाईज आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगी जीएसटी या 1 रिटर्न से, और इंटर स्टेट सप्लाईज जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्संस को करी है वो भी अब ऑटो पॉपुलेट होकर आने लगी है। सिमिलरली आपकी आईटीसी की डिटेल्स भी आएंगी ऑटो पॉपुलेट होकर, लेकिन उसको आप अभी मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपने अपना सेल्फ जनरेटेड जीएसटी या 2B नहीं डाउनलोड किया है तो चलिए देखते हैं कैसे अपनी आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज को जीएसटी या 3B रिटर्न के अंदर भरना है, उनको मैच कराते हुए, और किस तरीके से अगर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ रही है तो आप उसको डिपॉजिट करोगे ऑन जीएसटी पोर्टल। चलिए प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं कि कैसे फाइल करना है जीएसटी या 3B रिटर्न। तो दोस्तों आ गए हम देखिए जीएसटी पोर्टल के ऊपर जीएसटी या 3B रिटर्न के अंदर। तो इसमें भी आपको मल्टीपल टेबल्स दिखाई दे रही हैं, 3.1, 3.1.1 एंड 3.2। इन डिटेल इन तीनों टेबल्स के अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज आती हैं। वहीं टेबल नंबर 4 के अंदर आपका एलिजिबल आईटीसी रिपोर्ट होता है। यहाँ पे आपकी एग्जेम्प्टेड निल रेटेड या नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट होती हैं। 5.1 के अंदर आपकी इंटरेस्ट एंड लेट फी कंप्यूट होती है। टेबल नंबर 6.1 के अंदर आपका क्या टैक्स आपको जमा करना है, आइदर थ्रू आईटीसी और कैश के थ्रू, ये आपको करना होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले टेबल नंबर 3.1 के अंदर जाएंगे, जो कि आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज होगी, वो इसमें रिपोर्ट करनी रहती है। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या भरना रहेगा। तो इस टेबल को आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है टेबल नंबर 3.1 A, B, N, C and E are auto drafted based on values provided in GSTR1, whereas table number 3.1D is auto drafted based on GSTR2B.
मतलब आप ये देख सकते हो ए बी सी और ई के अंदर आप जो भी अपने जीएसटी या वन रिटर्न को भरोगे उसमें जो रिपोर्ट करते हो उसके बेसिस के अंदर यहाँ पे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती हैं। वहीं टेबल नंबर 3.1 डी के अंदर इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज ये आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये डेटा वहां से आता है जो भी आपने कोई ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली है या कोई ली है जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा करना रहेगा, वो आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी और कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसी मंथ में उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। हम आ जाते हैं दूसरी टेबल के अंदर। देखिए आप टेबल नंबर 1.1 यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन आईजीएसटी एसजीएसटी एक्ट्स। यहाँ पे देखिए आपकी दो तरीके की सप्लाईज रिपोर्ट होती हैं। पहले पॉइंट के अंदर टैक्सेबल सप्लाईज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95 देगा उसको यहाँ पे अपनी पूरी डेटा फर्निश करना रहेगा। मींस अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल का यूज कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर अपनी सप्लाईज रिपोर्ट करनी है। वहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर पॉइंट नंबर 1 के अंदर अपनी सप्लाईज को रिपोर्ट करेगा। अब टेबल नंबर 3.2 पे आ जाते हैं। इसमें डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके आती हैं आपके वही जीएसटी या वन रिटर्न से। यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस एंड यूआईएन होल्डर्स रिपोर्ट करना रहता है, जो कि आपका ऑटो पॉपुलेट होके आएगा आपके जीएसटी या वन रिटर्न से। देखिए ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें ऑटो पॉपुलेटेड अगर कोई लायबिलिटी है उसको आपको चेंज करना है तो आपको अपना जीएसटी या 1A फाइल करना पड़ेगा, लेकिन 3B फाइल करने से पहले तो ही आप अमेंड कर सकते हो कि यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस अब नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं एलिजिबल आईटीसी से रिलेटेड टेबल नंबर 4 में। इस टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी एंड डी। ए के अंदर आपको आईटीसी अवेलेबल की डिटेल्स देनी है, बी में आईटीसी रिवर्स की देनी है, सी में आपका नेट आईटीसी आ जाता है ए माइनस बी, एंड डी के अंदर अदर डिटेल्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो देखिए इसमें आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज जो अभी हमने पिछली टेबल नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया था, अगर आप वहां पे कोई टैक्स जमा करोगे तो उसका आईटीसी आप यहाँ पे ले सकते हो। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल अदर आईटीसी। ऑल अदर आईटीसी के अंदर आपका सारा का सारा आईटीसी आता है। जो भी आप अपना जीएसटी या 2B सेल्फ जनरेट करोगे वो सारा आईटीसी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वही आईटीसी केवल क्लेम करते हैं जो उनका एलिजिबल होता है। आपको सारा आईटीसी यहाँ पे क्लेम करना है, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली आपको रिवर्सल्स करने हैं नीचे टेबल नंबर बी के अंदर। अब समझते हैं टेबल नंबर बी में किस तरीके के रिवर्सल्स होंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड 17.5, मतलब 17.5 के अंदर कोई ब्लॉक क्रेडिट है तो आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। दिस इज फॉर परमानेंट रिवर्सल। एक बार आप यहाँ पे फिगर डाल दोगे तो उसको आप अवेल नहीं कर सकते हो। रूल 38 बैंकिंग कंपनीज के लिए लगता है, जिसमें ऑप्शन दिया जाता है 50% अवेल करने के लिए, 50% लैप्स हो जाता है। वहीं रूल 42 एंड 43 जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बना रखी है, ये आपका अगर आप एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करते हो तो कॉमन क्रेडिट को रिवर्स करने की बात करता है। अगर आपको जानना है तो सेपरेट वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। सेकंड आईटीसी का रिवर्सल आ जाता है अदर्स का। देखिए यहाँ पे कौन से, यहाँ पे वो आईटीसी रिवर्स होंगे जो कि आप रिक्लेम कर सकते हो, सच एज आईटीसी एज पर रूल 37, 37A। मतलब 37 के अंदर देखिए वो आईटीसी रिवर्स होते हैं कि अगर आप कोई सप्लायर का पेमेंट नहीं करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है और रिपोर्ट करना पड़ता है एक मंथ के अंदर। जैसे 180 डेज खत्म होते हैं सितंबर में, तो अक्टूबर के 3B के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वहीं रूल 37A का क्या होता है, रूल 37A के अंदर वो आईटीसी है जहां पे सप्लायर टैक्स नहीं जमा करता, वो अपना जीएसटी या 1 आईएफएफ तो फाइल कर देता है बट 3B नहीं जमा करता। तो 3B नहीं जमा करता है तो उस तरीके का आईटीसी जब तक कंडीशंस मीट नहीं हो जाती आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए डेट जो है वो 30 नवंबर आपको दी गई है ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, वहां तक आपको जाके ये आईटीसी रिवर्स करना है। अगर आप तब भी नहीं रिवर्स करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है सेक्शन 50 के अंदर, जो कि 18% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पे जैसे आप रिवर्सल डाल दोगे नेट आईटीसी आपके सामने आ जाएगा। अदर डिटेल्स के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। आईटीसी अगर आप कोई रिक्लेम करते हो जो आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया है बी के सेकंड पॉइंट के अंदर, अगर उसको आप रिक्लेम करते हो तो आपको यहाँ पे उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपका लेजर्स जो भी आपके आईटीसी रिक्लेम के लेजर्स हैं उनसे मैच हो जाए, या फिर आपने जो भी आईटीसी रिवर्स चार्ज के अंदर जमा किया उससे भी मैचिंग हो जाए। इनएलिजिबल आईटीसी जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 5 पे। यहाँ पे आपको
एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज को रिपोर्ट करना है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या फिर इंट्रा स्टेट हो। टेबल नंबर 5.1 के अंदर आपको इंटरेस्ट और लेट फीस रिपोर्ट करनी है। लेट फीस आपकी 50 रुपए है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल रही है सीजीएसटी में, 50 रुपए एसजीएसटी में। वहीं अगर आपका नील का रिटर्न है तो 20 रुपए रिस्पेक्टिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में निकलेगी। इंटरेस्ट अगर आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके इंटरेस्ट फीस में फिल करके जमा कर सकते हो। ये टेबल नंबर 6.1 है ये। इसके अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, जो भी आपका आईटीसी पड़ा हुआ होगा कैश लेजर के अंदर या क्रेडिट लेजर में, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। साथ ही आप नीचे वाली टेबल के अंदर देख सकते हो किस तरीके से आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आएगी आपके रिटर्न से। उसके बाद जितना आप आईटीसी के थ्रू पेमेंट करोगे वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। रिवर्स चार्ज का कुछ कैश में जमा कराना है या फिर बैलेंस कैश यूटिलाइज करने के बाद कुछ बचता है तो वो यहाँ पे लायबिलिटी दिखेगी, उसका आप क्रिएट चालान कर सकते हो अगर एडिशनल लायबिलिटी बन रही है। अगर एडिशनल नहीं बन रही है तो मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करोगे, वो आपका सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब आईटीसी आपका लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा जो रिवर्सिबल नहीं है। उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करते हुए ईवीसी या डीएससी के थ्रू जैसा भी एप्लीकेबल हो हम अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्वार्टरली फाइलिंग भी करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या आपकी हेल्प हुई हो कि कैसे जीएसटीआर 3B स्टेप बाय स्टेप फाइल करना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न कैसे फाइल करें, या फिर वो ये देखना चाहते हैं कि उनके कंसल्टेंट्स कहीं फाइल करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको आगे चल के पेनल्टीज या इंटरेस्ट देने पड़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।